स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का तीसरा लेक्चर है। ध्यान दीजिएगा, यदि आप चाहते हैं कि आपको बहुत बहुत बेहतर समझ आए, एक बार सुनने के बाद दोबारा न पढ़ना पड़े, तो इस लेक्चर से पहले पहला और दूसरा लेक्चर जो लिए हैं उसको जरूर भी देखिएगा, तो चीजें आपके लिए आसान आ जाएंगी। आइए समझते हैं। इस लेक्चर में देखिए कौन कौन से टॉपिक मैं कवर करूंगा। थोड़ा सा बड़ा लेक्चर होगा, आराम से सुनिएगा तसल्ली से। सबसे पहले ओम्स लॉ की हम लोग बात करेंगे, उसके बाद प्रतिरोध के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लोग चालकता कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, मोलर चालकता, फिर उसके बाद सेल कांस्टेंट के बारे में पढ़ेंगे और लास्ट में कुछ बेहतरीन न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे। तो आइए एक एक करके कंसेप्ट्स को आगे बढ़ाते हैं। बात करते हैं ओम्स लॉ का। अगर डायरेक्ट बात करें तो आप समझिएगा, जो ओम्स का नियम है, ओम्स का नियम मेटेलिक कंडक्टर पे भी लागू होगा और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर पे भी। यानी पहली बात, ओम्स का नियम जो है वो किसके किसके लिए हुआ? मेटेलिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। यानी धात्विक चालक और वैद्युत अपघटनीय चालक दोनों पर लागू होगा। इजी वे में मान लीजिए एक धातु का इलेक्ट्रोड है, एक धातु का रॉड है। कोई धातु हो जाए, आयरन हो सकता है, कोबाल्ट हो सकता है, कॉपर हो सकता है, तो ये धात्विक चालक हो जाएगा। हमें पहले से पता है धात्विक चालक में इलेक्ट्रॉन के कारण करंट फ्लो होता है। और वैद्युत अपघटनीय चालक की बात करें तो यहां पे बस ये ध्यान रखिएगा, यहां पे कुछ ऐसा देखते हैं, एक सोल्यूशन हम लोग ले लेते हैं, मान लीजिए NaCl का ले लें या किसी इलेक्ट्रोलाइट को ले लेते हैं। आगे सिखाएंगे इलेक्ट्रोलाइट क्या है। इस सोल्यूशन में उतना डीप में नहीं जाना है, कंफ्यूज मत होइएगा। इस सोल्यूशन में धातु का दो रॉड ले लिए, इसको हम लोग इलेक्ट्रोड कह देते हैं। ये बैटरी से जुड़ा होता है, आगे सिखाएंगे कैसे, अभी के लिए बस इतना जाने। तो अब क्या होता है, ओम्स का नियम, पहली बात हमें पता चल गई, मेटेलिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर दोनों पे लागू होगा। यहां पे करंट का फ्लो जो बोला जाता है वो किसके कारण होता है? आयंस के कारण होता है, और वहां पे इलेक्ट्रॉन के कारण। अब क्या होता है ओम्स का नियम, आइए देख लेते हैं। तो बोला जाता है किसी चालक के दो सिरों के मध्य, मान लीजिए ए और बी दो सिरा हो गया, और मैंने चालक बोल दिया तो मेरा धात्विक चालक और वैद्युत अपघटनीय चालक दोनों आ जाएगा। यानी चालक शब्द बोल दिया तो इसमें मैं दोनों की बात कर रहा हूं। चालक के दो सिरों के मध्य जो विभवांतर आरोपित किया जाता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस आरोपित किया जाता है, वो सीधा समानुपाती होता है चालक में बहने वाली धारा I के। यानी ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सीधा समानुपाती होगा I के, और वो सीधा समानुपाती होगा I के, V प्रोपोर्शनल टू I। और हम लोग पहले से जानते हैं स्टूडेंट, यदि प्रोपोर्शनल को हटाइएगा तो हमें कांस्टेंट जोड़ना है, यानी यहां से V बराबर IR। इस R को रेजिस्टेंस बोला जाता है, यानी प्रतिरोध बोला जाता है। यहां से V बटा I किसके बराबर हो जाएगा? R के बराबर। और यही क्या कहलाता है? ओम्स का नियम। यानी ओम्स का नियम क्या कहता है, आप दोनों फिगर के माध्यम से बड़े आराम से
फिगर के माध्यम से बहुत ज्यादा इजीली हम लोग बता सकते थे। ओम्स का नियम पहली बात मेटेलिक और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर दोनों पे लागू होगा। किसी चालक के दो सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर प्रवाहित होने वाली धारा I के सीधा समानुपाती होता है। समानुपातीय को हटाइएगा प्रोपोर्शनल को, तो कांस्टेंट R जोड़ देंगे, तो यहां से V बराबर IR, ओम्स का नियम। V बटा I किसके बराबर? R के बराबर। R को प्रतिरोध बोला जाता है। अब डेफिनेशंस के टर्म्स में बात कर लेते हैं। देखिए, आसान शब्दों में अलग अलग वे में बताने का प्रयास कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स नियम के अनुसार किसी चालक के बीच विभवांतर यानी V, उसमें प्रवाहित धारा I के सीधा क्या होगा? समानुपातीय होगा। समानुपातीय को हटा दीजिए, V बराबर IR। ये किसका नियम है? ओम्स का नियम। और थोड़ा सा और डिटेल में एक और डेफिनेशन आप देख लीजिए। पहली बात, ओम्स का नियम विद्युत अवघट्य चालक और धात्विक चालक दोनों पर लागू होगा। इसके अनुसार किसी धातु चालक, कोई लोहे का रॉड हो गया या विद्युत अवघट्य विलयन या नमक का घोल हो गया, में बहने वाली विद्युत धारा, उसमें जो भी धारा बहेगी वो सीधे उसके बीच उत्पन्न विभवांतर के क्या होगा? समानुपातीय होगा, या दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच के पोटेंशियल के क्या होगा? समानुपातीय होगा। इसे क्या बोला जाएगा? ओम्स का लॉ। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, बात करते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का, प्रतिरोध का। पर इससे पहले हम लोग क्या जान गए? हम लोग ये जान गए कि ये हमारा चालक A है, ये हमारा चालक B। यहां पर पोटेंशियल V लगा दिए तो धारा I बहने लगी, तो V प्रोपोर्शनल टू I, प्रोपोर्शनल हटा दिए, V बराबर IR। यहां से V बटा I बराबर R। याद रखना, ये जो R है इसी को रेजिस्टेंस कहते हैं। इसी को क्या बोला जाता है? प्रतिरोध बोला जाता है। तो प्रतिरोध का एक परिभाषा हम ये भी दे सकते हैं, किसी चालक AB के दो सिरों के मध्य बहने वाली, किसी चालक AB के दो सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर तथा बहने वाली धारा I का अनुपात एक नियतांक होता है, एक कांस्टेंट होता है, और वही कांस्टेंट क्या कहलाता है? रेजिस्टेंस। ये मेरा एक बात हुआ। अब रेजिस्टेंस को थोड़ा सा अलग वे में और ज्यादा डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। रेजिस्टेंस है क्या? रेजिस्टेंस किसे कहेंगे? तो अगर मैं सीधे बात करूं कि रेजिस्टेंस क्या है, तो देखो नाम ही बता रहा है, रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध। ध्यान देना, रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध। जो विरोध करे वो रेजिस्टेंस, वो प्रतिरोध। तो रेजिस्टेंस किसे कहेंगे? जो विद्युत धारा के प्रवाह में रुकावट उत्पन्न करे, अवरोध उत्पन्न करे, बाधा उत्पन्न करे, तो उसी को क्या बोला जाता है? प्रतिरोध। प्रतिरोध को किससे सूचित किया जाता है? R से सूचित किया जाता है। कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से बताता हूं। जैसे देखो, जैसे मान लो ये बाइक सवार और स्कूटी पे कोई लड़की है, तेजी से जाना चाहते हैं, बहुत तेजी से जाना चाहते हैं, पर ब्रेकर लगा हुआ है। तो बताइए, क्या इस ब्रेकर के कारण ये तेजी से जा पाएंगे? इनका स्पीड कम हो जाएगा। यानी इसकी स्पीड में, इसकी चाल में ब्रेकर क्या उत्पन्न कर रहा है? अवरोध उत्पन्न कर रहा है, बाधा उत्पन्न कर रहा है। इसी प्रकार आप देख लीजिए, फोर व्हीलर्स हैं, अगर यहां पे ब्रेकर लगा है
क्या बहुत तेजी से जा पाएंगी? यानी यहां भी हमें क्या देखने को मिल रहा है, आराम से समझिएगा ये सब। यहां भी हमें क्या देखने को मिल रहा है, इनकी चाल में, इनकी स्पीड में ये जो ब्रेकर है ये रुकावट उत्पन्न कर रहा है। इसी प्रकार स्टूडेंट्स, अगर आप और ज्यादा ध्यान से देखिए, हर जगह आपको प्रतिरोध या न्यूटन का नियम एक्शन एंड अपोजिट रिएक्शन मिल जाएगा। जैसे आप देखिए, हम चलते हैं तो हमारे पैरों के बीच में घर्षण बल लगता है, पर जो घर्षण बल है वो मेरे चलने का विरोध करता है। घर्षण बल मेरे चलने का विरोध करता है, पर उसके विरोध के कारण ही मैं चल पाता हूं। तो समझिएगा, जैसे ये बहुत ज्यादा चिकना सरफेस है, कोई चिकने सरफेस पे प्रयास करेगा तुरंत स्लिप कर जाएगा। इसी प्रकार, परंतु अगर ये खुरदुरा सरफेस है, समझे, मैं सारी बातों को प्रतिरोध से जोड़ने जा रहा हूं। ये खुरदुरा सरफेस है, यहाँ पे कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा आराम से दौड़ सकता है, यानी जो पैरों के बीच में घर्षण बल लगेगा, पंजों के बीच में घर्षण बल लगेगा, वो दौड़ने में क्या कर रहा है, सहायता कर रहा है। अब स्टूडेंट्स, तो बात करते हैं किसी चालक का प्रतिरोध क्या है। किसी चालक का प्रतिरोध विद्युत धारा के प्रवाह में बाधा है। जो विद्युत धारा को बहने से रोके उसे हम क्या कहते हैं, चालक का प्रतिरोध कहते हैं। अब इसमें समझते हैं, मान लीजिए कोई चालक हो गया, ध्यान देना, ये मेरा चालक AB हो गया, इसका लंबाई L हो गया, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A हो गया। तो बोला जाता है कि जो चालक का प्रतिरोध R है वो लंबाई के सीधा समानुपाती होगा। यानी जितना लंबा तार लोगे उतना ज्यादा उसमें प्रतिरोध लगेगा, यानी विद्युत धारा के प्रवाह में उतनी ज्यादा रुकावट होगी। और साथ साथ बोला जाता है R व्युत्क्रमानुपाती होता है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के। तो आइए जरा देखते हैं परिभाषा। किसी चालक का प्रतिरोध विद्युत धारा के प्रवाह में बाधा है, बिल्कुल हमेशा रुकावट है, पर वो बाधा करके भी सहायता करता है। जैसे घर्षण है, हमारे चलने का विरोध करता है, पर घर्षण लगेगा तभी हम चलेंगे, अगर नहीं तो सरफेस चिकना हो जाएगा तो हम गिर जाएंगे। किसी चालक का प्रतिरोध R विद्युत धारा के प्रवाह में बाधा है। किसी एक समान चालक का प्रतिरोध, यानी एक समान लंबाई हुई, किसी एक समान चालक का प्रतिरोध ध्यान दीजिएगा, उसकी लंबाई L के सीधा समानुपाती होता है और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी R समानुपाती L और व्युत्क्रमानुपाती 1/A। ये हमने किसका बात किया, विद्युत प्रतिरोध का। अब स्टूडेंट्स, इस बात को यहां पे डिटेल में समझते हैं। देखिए, ध्यान दीजिए, अगर हम लोग यहां पे बात करें, जैसे मैंने बोला, स्टूडेंट जल्दबाजी मत कीजिएगा, आराम से सुनिएगा। ये ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो गया, ए हो गया, इसका लंबाई कितना हो गया, एल हो गया। यानी हम लोग किसकी बात करने जा रहे हैं, इस चालक AB का बात करने जा रहे हैं। ध्यान से देख लीजिए AB चालक को, कोई लोहे का रॉड हो सकता है, कोई कॉपर का रॉड हो सकता है। अब ये हमारा चालक AB है, तो बोला जाता है इस चालक का जो प्रतिरोध होगा
इस चालक का जो रेजिस्टेंस होगा वो सीधा समानुपाती होगा लंबाई L के। पहला बात। दूसरा बात, ये जो रेजिस्टेंस है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। अब दोनों को साथ में लिखेंगे। देखिए ये सब आपको नोट्स में लिखना होता है, ऊपर डेफिनेशन थी उसके बाद। दोनों को साथ में लिखेंगे, R प्रोपोर्शनल टू L बाई A हो जाएगा। और यहां से बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आने वाला है। अगर मैं प्रोपोर्शनल को हटाऊंगा, ये नियम होता है, प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट आ जाएगा। R एक कांस्टेंट आ जाता है, ये कांस्टेंट रो हो गया L बाई A। अब ध्यान देना, इस रो को बोला जाता है विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रो को क्या बोला जाता है? विशिष्ट प्रतिरोध। यहां से अगर आपसे पूछे रो किसके बराबर होगा तो आप बता सकते हैं R मल्टीप्लाइड A बाई L। ये किसके बराबर हो गया? रो के बराबर, विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसे रेजिस्टिविटी भी बोल दिया जाता है, प्रतिरोधकता भी बोल दिया जाता है। तो अगर कभी ऐसा हो जाए, यदि L बराबर 1 सेंटीमीटर हो जाए और एरिया आपका 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाए, समझिएगा, L बराबर 1 सेंटीमीटर हो जाए और एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाए, तो यहां पे आप ध्यान दीजिए, रो R ऊपर 1 नीचे 1, रो किसके बराबर हो जाएगा? R के बराबर। यानी कभी आपसे क्वेश्चन कर दिया जाए, कभी आपसे क्वेश्चन कर दिया जाए कि आप बताओ वो कौन सा कंडीशन है, वो कौन सा कंडीशन है जब मेरा रेजिस्टेंस, जब मेरा रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध किसके बराबर हो जाए? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बराबर। तो आप सीधे बोलेंगे, जब चालक का लंबाई यानी इस AB का लंबाई 1 सेंटीमीटर ले लीजिए और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लीजिए, तो जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो किसके बराबर हो जाएगा? प्रतिरोध के बराबर। अब इसमें एक और कंसेप्ट पूछ दिया जाता है, आइए अब हम इधर देख लेते हैं। इसमें एक और कंसेप्ट पूछ दिया जाता है, देखिए हम यहीं पे बता दे रहे हैं, इसके बाद चालकता बता देंगे। यहां से मेरा आया R बराबर रो L बाई A, रो बराबर हो जाएगा R A बाई L। अगर आपसे कभी पूछा जाए विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक बताइए, यूनिट्स ऑफ रो, तो आप बताइए, R रेजिस्टेंस है, इसका मात्रक ओम होगा, एरिया का मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर और लेंथ का सेंटीमीटर, कट जाएगा तो रो का यूनिट क्या आ जाएगा? ओम सेंटीमीटर। रो का यूनिट क्या आ जाएगा? ओम सेंटीमीटर। और अगर कभी आपके दिमाग में ये जाए, ध्यान देना, कभी आपके दिमाग में जाए कि हम लोग सेंटीमीटर का यूज कर रहे हैं, क्यों नहीं हम लोग मीटर का यूज करते हैं, क्यों नहीं हम लोग मीटर का यूज करते हैं, तो ध्यान देना, जब केमिस्ट्री में एक्सपेरिमेंट करोगे, कोई बीकर लोगे तो छोटा से ही ना बर्तन लोगे, तो लेंथ किस में लोगे? सेंटीमीटर में। इलेक्ट्रोड भी किस में लोगे? सेंटीमीटर में। अब मान लीजिए अगर आप कहेंगे कि मीटर में, तो क्या इतना बड़ा बड़ा बर्तन हम लोग लेके करेंगे? इसलिए कैलकुलेशन में हम लोग जनरली किसका यूज करते हैं? सेंटीमीटर का। उम्मीद करते हैं आपको रेजिस्टेंस क्लियर हो गया होगा, ओम्स का लॉ क्लियर हो गया होगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं कंडक्टिविटी का, चालकता का। तो समझिए चालकता है क्या?
चालकता किसे कहते हैं? बोर्ड पे नजर। चालकता, कंडक्टेंस। प्रतिरोध का मतलब है रुकावट, बाधा। चालकता नाम ही बता रहा है। आप देखें, आप बस में बैठते हो तो जो ड्राइवर का सीट होता है वहां लिखा होता है चालक सीट, यानी वो क्या करता है, पूरे के पूरे बस को लेकर चलता है, इसलिए चालक सीट लिखा होता है। चालकता मतलब गति को बता रहा है, प्रतिरोध मतलब रुकावट को बता रहा है। तो चालकता है क्या? पहली बात, चालकता, चालकता मतलब गति को बता रहा है, प्रतिरोध मतलब रुकावट। एक गति को बता रहा है, दूसरा रुकावट को बता रहा है। एक आगे बढ़ने को बता रहा है, दूसरा बाधा को बता रहा है। तो सीधी सी बात है स्टूडेंट्स, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, यानी रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल को, यानी आपसे कह दें 1/रेजिस्टेंस, तो यही किसके बराबर हो जाएगा? कंडक्टेंस के बराबर। चालकता को C से सूचित करते हैं 1/R, इसकी मात्रक क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स। तो विद्युत धारा कितना आसानी से प्रवाहित हो रहा है, किसी चालक में विद्युत धारा कितना आसानी से प्रवाहित, हाउ मच इजिली द करंट इज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। किसी चालक से विद्युत धारा कितना आसानी से प्रवाहित होता है, उसके प्रवाहित होने को जब हम मापने जाएंगे वही चालकता है, या दूसरे शब्दों में रेजिस्टेंस का उल्टा ही क्या है? कंडक्टेंस। आइए डेफिनेशन देखते हैं। चालकता, किसी चालक से विद्युत धारा के सुगम प्रवाह की माप, कितना आसानी से करंट प्रवाहित हो रहा है उसकी प्रवाह की माप ही आपका क्या कहलाएगा? चालकता। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं, इसे C से डिनोट करते हैं। कंडक्टिविटी इज द मेजरमेंट ऑफ हाउ इजिली इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो थ्रू अ कंडक्टर। किसी चालक में से कितना आसानी से करंट बह सकता है, वही आपका चालकता है। दूसरे शब्दों में इसे C से डिनोट करेंगे, और ये किसका रेसिप्रोकल होगा? रेजिस्टेंस का। इसके यूनिट की बात करें तो रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? ओम होता है। ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? ओम इनवर्स। आगे आपको बताएंगे, ओम इनवर्स को महो भी पढ़ लेते हैं, साइमंस भी पढ़ लेते हैं। कई बार ओम इनवर्स को हम लोग इस तरह लिख देते हैं, या साइमंस एस भी लिख देते हैं, या सिंबल ऐसे बना देते हैं, ओम इनवर्स। तो देख लीजिए, ये हमने किसका बात कर दिया? चालकता का। स्टूडेंट्स, थोड़ा सा बड़ा लेक्चर है तो ध्यान से समझिएगा हर पॉइंट को। अब आगे बढ़ते हैं। विशिष्ट चालकता, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ध्यान दीजिएगा, विशिष्ट चालकता। चलो एक छोटी सी बात से सिखाते हैं। अभी आपको बताए कंडक्टेंस। कंडक्टेंस का मतलब चालकता। किसके बराबर था? प्रतिरोध के उल्टा के बराबर, यानी रेजिस्टेंस प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम था वो चालकता। यही बात हुआ। अब स्टूडेंट्स, आप खुद बताइए, नाम ही बता रहा है विशिष्ट चालकता, यानी अगर यहाँ पे हम स्पेसिफिक लिख रहे हैं, यानी हम किसकी बात कर रहे हैं? विशिष्ट की। कई बार आपने देखा होगा, बोल दिया था विशिष्ट अतिथि आ रहे हैं। जब विशिष्ट चालकता होगा तो यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा? विशिष्ट प्रतिरोध। यानी सीधी सी बात,
तो अगर आपसे बोले विशिष्ट चालकता क्या होता है, एकदम डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही विशिष्ट चालकता कहते हैं। और याद करो, आपको अभी कुछ देर पहले स्टूडेंट्स बताए हैं, विशिष्ट प्रतिरोध को रो से डिनोट करते हैं, तो विशिष्ट चालकता को के, और ध्यान दीजिएगा इसे ग्रीक शब्द कैपा, एक बाहुबली में कंटप्पा था वो नहीं, इसे ग्रीक शब्द किससे पढ़ा जाता है, कैपा पढ़ते हैं। यानी यहां से कैपा के बराबर क्या हो जाएगा, 1/रो। और आपसे बोले इसका यूनिट क्या होगा, तो जो रो का रिवर्स होगा वो हो जाएगा। अभी के हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही विशिष्ट चालकता कहते हैं। आइए इसका डेफिनेशन देखते हैं। देखिए, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे ग्रीक अक्षर कैपा के द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो अभी आपको बता दिए, जो यहां पे हमने लिखा, ये आपका के 1/ क्या हो जाएगा, रो हो जाएगा। अब थोड़े से कंसेप्ट को इसमें आगे बढ़ाते हैं, अगले स्लाइड में आपको समझाते हैं इसके बारे में। तो स्टूडेंट्स उसी पे देखते हैं, ये देखते हैं, ध्यान देना। कुछ कंसेप्ट्स हैं, हम यहां पे डिस्कस कर देते हैं। देखिए समझिएगा, विशिष्ट प्रतिरोध, ध्यान देना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। के बराबर 1/रो होगा, अभी आपको बताया। अब रिलेशन बनाने के लिए कुछ पीछे चलते हैं, रिलेशन बनाने के लिए कुछ पीछे चलते हैं, जैसा कि आपको बताए थे, एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं। अभी हमारा आया था R बराबर रो इंटू L/A। हमेशा इसी फॉर्मूले को स्टूडेंट्स आप लोग याद रखिएगा, बाकी फॉर्मूले नहीं। यहां से रो बराबर R मल्टीप्लाइड A/L। कैपा से रिलेशन बनाना है, तो आइए इसको हम लोग ऊपर रख देते हैं। तो ऊपर रखेंगे K बराबर 1, रो की जगह स्टूडेंट्स R मल्टीप्लाइड बाय A बटा में क्या हो जाएगा, L। यहां से ये ऊपर चला जाएगा, तो यहां 1/R और यहां L/A हो जाएगा। यानी एक इंपॉर्टेंट रिलेशन बनने जा रहा है हमारा, K बराबर 1/R इंटू L/A। देख लीजिए, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। ये हमने किसका बात कर दिया, कैपा का। K बराबर 1/R गुणे L/A आ गया। अब स्टूडेंट्स देखिए, यहां से अगर मैं आपसे बोलूं 1/R, आप पहचानते हैं, अभी कुछ देर पहले आपको बताए थे, ये जो 1/R है C को बताता है, कंडक्टेंस को, और ये आपका L/A हो जाएगा। यहां से एक ये भी संबंध हमारा बन गया। अब अगर मैं आपसे कह दूं, यदि L का वैल्यू 1 सेंटीमीटर हो जाए, एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाए, L का वैल्यू 1 सेंटीमीटर, एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाए, तो यहाँ K का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, C के बराबर। तो कभी आपसे बोला जाए विशिष्ट चालकता, ध्यान दीजिएगा, विशिष्ट चालकता
विशिष्ट चालकता कब चालकता के बराबर होगा, यानी स्पेसिफिक कंडक्टेंस कब कंडक्टेंस के बराबर होगा, तो आपको जवाब देना होगा जब लंबाई 1 सेंटीमीटर लीजिएगा और एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लीजिएगा, तो विशिष्ट चालकता किसके बराबर आ जाएगा, चालकता के बराबर। अब स्टूडेंट्स, आपके बोर्ड में बहुत बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है यूनिट्स को लेके। अगर आपसे पूछा जाए यूनिट्स ऑफ के, ध्यान दीजिएगा नोट्स बनाते समय जिस सीक्वेंस में हम पढ़ाते हैं उसी सीक्वेंस में आपको बनाना है। यूनिट्स ऑफ के का बात करें तो यहां से के बराबर आया 1/r L/a। आर का यूनिट देख लो ओम होगा, एल का यूनिट सेंटीमीटर, एरिया का सेंटीमीटर स्क्वायर, ये कट जाएगा, ऊपर जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ओम इनवर्स को आपको बताए हैं महो बोल सकते हैं, सेंटीमीटर इनवर्स। ओम इनवर्स को साइमेंस बोल सकते हैं, सेंटीमीटर इनवर्स। यानी ये किसका यूनिट हो गया, यूनिट्स ऑफ स्पेसिफिक कैपेसिटेंस। और स्टूडेंट्स क्लियर होगा। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखिए स्पेसिफिक कैपेसिटेंस का कंसेप्ट आ गया। अब वंस अगेन बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है आपका तुल्यांकी चालकता। तुल्यांकी चालकता, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी। तो पहला नंबर आप इसको समझ जाइए, इसको लैम्डा EQ से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा EQ से। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है क्या, तो आप ऐसे देखिए, किसी वैद्युत अपघट्य, स्टूडेंट्स कंसेप्ट पे ध्यान दे लेना, किसी वैद्युत अपघट्य, ये कोई वैद्युत अपघट्य विलयन है, ये हमारा वैद्युत अपघट्य विलयन हो गया। इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। अब इस इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में धातु का 2 इलेक्ट्रोड है। इसमें धातु का 2 इलेक्ट्रोड है। बोला जाता है स्टूडेंट्स इसके बीच का दूरी कितना है, 1 सेंटीमीटर। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है क्या, किसे कहते हैं, तो किसी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में, किसी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में धातु के डूबे हुए 2 इलेक्ट्रोड, मेटल का 2 इलेक्ट्रोड, जिनके बीच 1 सेंटीमीटर का दूरी है। अब स्टूडेंट्स इस 1 सेंटीमीटर की दूरी के बीच में, इस 1 सेंटीमीटर की दूरी के बीच में ध्यान दीजिएगा 1 ग्राम इक्विवेलेंट, यानी धातु के 2 इलेक्ट्रोड जो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में डूबा हुआ है, जिनके बीच का दूरी 1 सेंटीमीटर है, और उस 1 सेंटीमीटर दूरी के बीच में 1 ग्राम इक्विवेलेंट के कारण, 1 ग्राम इक्विवेलेंट के कारण जो चालकता यानी जो कंडक्टिविटी दिखाया जाता है, बताया जाता है, या प्रदर्शित होता है, या प्राप्त होता है, उसे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी या तुल्यांकी चालकता कहते हैं। बड़ा सीधा सा जवाब, किसी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में धातु का 2 इलेक्ट्रोड डूबा हुआ है,
उनके बीच का दूरी 1 सेंटीमीटर है और इस दूरी के बीच में 1 ग्राम इक्विवेलेंट के कारण 1 ग्राम इक्विवेलेंट के कारण जो कंडक्टिविटी प्राप्त होता है उसी को बोला जाता है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। और किससे सूचित करेंगे? लैम्डा इक्यू से। आइए इसके डेफिनेशंस को देखते हैं। देखिए, ध्यान से समझिएगा, समझ लोगे तो हमेशा याद रहेगा। किसी निश्चित क्षेत्रफल वाले 1 सेंटीमीटर की दूरी पर, अभी बताए थे, किसी निश्चित क्षेत्रफल वाले 1 सेंटीमीटर की दूरी पर उपस्थित 2 इलेक्ट्रोडों के मध्य उपस्थित किसी विलयन के उस आयतन की चालकता जिसमें वैद्युत अपघट्य का 1 ग्राम तुल्यांक भार घुला हो। यानी 2 इलेक्ट्रोड हो गया, दोनों के बीच का दूरी 1 सेंटीमीटर, उस 1 सेंटीमीटर में विलयन के उस आयतन की चालकता जिसमें वैद्युत अपघट्य का 1 ग्राम तुल्यांक भार घुला हो, उसी चालकता को तुल्यांकी चालकता कहते हैं। इसे किससे सूचित करते हैं? लैम्डा इक्यू से। डेफिनेशन देख लीजिए। इंग्लिश में भी देख लो। द कंडक्टिविटी ऑफ अ वॉल्यूम ऑफ अ सोल्यूशन, द कंडक्टिविटी ऑफ अ वॉल्यूम ऑफ अ सोल्यूशन, बिल्कुल, इन विच 1 ग्राम इक्विवेलेंट, यानी 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, किसी इलेक्ट्रोलाइट का डिसॉल्व किया गया है। कहां पर? बिटवीन द 2 इलेक्ट्रोड्स, 2 इलेक्ट्रोड के बीच में, और उनके बीच का डिस्टेंस कितना है? 1 सेंटीमीटर। तो इससे जो कंडक्टिविटी प्राप्त होगा उसे बोलेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। ध्यान दीजिएगा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। अब स्टूडेंट्स देखिए, अगर इसके रिलेशन को हम लोग लिखें तो आप डायरेक्ट जवाब दे सकते हैं। यहां से लैम्डा इक्यू बराबर के मल्टीप्लाइड बाय वी। पर आपको यह भी समझना है, ये जो v है ये 1000 बाई n होता है। यहां पे नॉर्मेलिटी है n, या आप इसको लिख सकते हैं 1000 बाई c। c किसको बता रहा है? कंसंट्रेशन को। तो अब इसको हम लिखना चाहें तो यहां से मेरा लैम्डा इक्यू किसके बराबर हो जाए? k मल्टीप्लाइड बाय 1000 बटा में n, या k मल्टीप्लाइड बाय 1000 बटा में c। न्यूमेरिकल करते समय इसका बहुत यूज आएगा। ये k कोई और नहीं, वही कैपा है, आपका स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो कुछ आगे बढ़ते हैं, इसके यूनिट्स को भी देख लेते हैं स्टूडेंट्स। आइए समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसको हम अभी इसके बाद शुरू करेंगे, अभी यूनिट्स बताने जा रहे हैं। यूनिट्स ऑफ लैम्डा इक्यू। लैम्डा इक्यू का क्या यूनिट्स होगा? देखिए, लैम्डा इक्यू अभी आया के 1000 बाई n। ध्यान देना, और इससे पहले आपको पता है के बराबर एस, अगर पीछे चलना हो तो आप जानते हो आर बराबर रो मल्टीप्लाइड बाय एल बाई। हालांकि इतना जरूरत नहीं था, पर मैं चाहता हूं आपका रिपीट हो जाए बातों ही बातों में। यहां से रो आर मल्टीप्लाइड बाय ए बाई एल, और हम जानते हैं के बराबर क्या होता है? 1 बाई रो। तो के लिखेंगे तो 1 रो की वैल्यू को रख दीजिए आर मल्टीप्लाइड बाय ए बटा में एल। के बराबर क्या हो जाएगा? 1 बाई आर, एल ऊपर चला जाएगा ए। तो अब यहां से हम लोग सीधे स्टूडेंट्स अगर यूनिट्स निकालना है तो के वैल्यू को रख देंगे लैम्डा इक्यू
इसमें K के वैल्यू को रख दीजिए 1/R L/A, यहां ध्यान दीजिएगा 1000/N। तो ये देखिए ये वॉल्यूम से संबंधित है और यहां निश्चित रूप से वॉल्यूम से संबंधित है तो छोटी छोटी लेंथ लेते हैं। तो यहां R की जगह ओम लिख देंगे, L की जगह सेंटीमीटर, एरिया की जगह सेंटीमीटर स्क्वायर, वॉल्यूम से संबंधित है तो सेंटीमीटर क्यूब, नॉर्मेलिटी की जगह आपको पता है ग्राम इक्विवेलेंट लिखा जाता है। ये कट जाएगा, ये हमारा ओम हो जाएगा, ये सेंटीमीटर और सेंटीमीटर का ऊपर जाएगा ओम इनवर्स हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हो जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स, यानी ये किसका यूनिट हो जाएगा? लैम्डा इक्विवेलेंट। बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, हमने यूनिट्स निकालने के लिए स्टूडेंट्स कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं लगाया है, केवल K के वैल्यू को रख दिए। डायरेक्ट करना होता तो K के यूनिट्स को रख देते। 1000 के लिए आपको बताए हैं वॉल्यूम से रिलेटेड है, लीटर को आप सेंटीमीटर में बदलिएगा तो उस सेंस में आ जाता है सेंटीमीटर क्यूब, और नॉर्मेलिटी का ग्राम इक्विवेलेंट होता है। यहां आप चाहें तो इस तरह भी लिख सकते हैं, ओम्स इनवर्स के लिए साइमंस सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। साइमंस की जगह आप चाहें तो महो लिख सकते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। उम्मीद है स्टूडेंट्स ये यूनिट्स क्लियर हो गया होगा। अब मैं बात करता हूं मोलर चालकता का। देखिए, जिसको तुल्यांकी चालकता समझ लग गया, मोलर चालकता कभी भूल ही नहीं सकता। देखना, मान लीजिए ये इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है, सेम वही, ये मेरा इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है, इसमें मेटल का 2 इलेक्ट्रोड हो गया, ये 2 इलेक्ट्रोड हो गया, इन दोनों का जो एरिया है वो फिक्स है। इलेक्ट्रोड बनाना है तो बैटरी से जोड़ना होगा, इनके बीच का दूरी कितना हो गया? 1 सेंटीमीटर। बोर्ड पे ध्यान। तो मैं क्या कहना चाहता हूं, किसी वैद्युत अवघट विलयन में, किसी वैद्युत अवघट विलयन में निश्चित एरिया के 2 इलेक्ट्रोड ले लिए गए, किसी वैद्युत अवघट विलयन में निश्चित क्षेत्रफल के 2 इलेक्ट्रोड ले लिए गए, दोनों के बीच का दूरी कितना है? 1 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट्स इस 1 सेंटीमीटर दूरी के बीच में, इस 1 सेंटीमीटर दूरी के बीच में 1 ग्राम मोल, ध्यान देना, 1 ग्राम मोल इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा जो भी चालकता या कंडक्टिविटी शो किया जाता है उसी को बोला जाता है मोलर चालकता। क्या बोला जाता है? मोलर चालकता। बहुत सीधा सा बात है, किसी वैद्युत अपघट्य विलयन में, किसी वैद्युत अपघट्य विलयन में धातु का 2 इलेक्ट्रोड डूबा हुआ है। अब दोनों के बीच का दूरी कितना है? 1 सेंटीमीटर, और इस 1 सेंटीमीटर के बीच में विलयन के उस आयतन की चालकता जिसमें 1 ग्राम मोल प्रेजेंट है, यानी 1 ग्राम मोल के कारण जो कंडक्टिविटी आएगा उसे मोलर कंडक्टिविटी कहेंगे। आप बस याद रखो, एक बर्तन में 2 इलेक्ट्रोड को डुबो दिए, दोनों के बीच का दूरी 1 सेंटीमीटर। अब इस दूरी के बीच में 1 ग्राम मोल इलेक्ट्रोलाइट के कारण जो कंडक्टिविटी होगा उसे बोला जाएगा मोलर कंडक्टिविटी। आइए अब इसके डेफिनेशन को देख लेते हैं। देखिए, सेम वही, किसी निश्चित क्षेत्रफल वाले 1 सेंटीमीटर की दूरी पर
उपस्थित दो इलेक्ट्रोडों के मध्य उपस्थित किसी विलयन के उस आयतन की चालकता जिसमें विद्युत अपघट्य का 1 ग्राम अणु भार या 1 ग्राम मोल घुला होता है, तो उसी को बोला जाता है मोलर चालकता या आणविक चालकता। इसे लैम्डा m से सूचित किया जाता है। द कंडक्टिविटी ऑफ अ वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, ऑफ अ सोल्यूशन इन विच 1 ग्राम मॉलिक्यूल या 1 ग्राम मोल इलेक्ट्रोलाइट इज डिसॉल्व, यानी दो इलेक्ट्रोडों के बीच 1 ग्राम मोल इलेक्ट्रोलाइट घुला हुआ है, उसके कारण जो चालकता मिलेगा उसी को बोल दिया जाएगा मोलर चालकता। अब यहां पे स्टूडेंट्स लैम्डा m यहां भी बराबर होता है K मल्टीप्लाइड बाई V। अब स्टूडेंट्स अगर यहां पे आपको बोले कि जो मेरा V है वो 1000 बटा में m, ध्यान दीजिएगा m मोलरिटी को बताता है, या 1000 बटा में c हो जाए, तो ये जो मेरा लैम्डा m बनकर आएगा ये हो जाएगा K 1000 बटा में m या K 1000 बटा में c, ये फॉर्मूला बन जाएगा। इसी प्रकार अब हम इसके यूनिट्स का बात कर लेते हैं। अगर इसके यूनिट्स की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, पहले हम इसका यूनिट्स बताएंगे फिर इसे बताएंगे। यूनिट्स ऑफ लैम्डा m महत्वपूर्ण है। लैम्डा m K मल्टीप्लाइड बाई 1000 बाई m होता है। K के लिए अभी आपको बताए थे K बराबर आया था 1 बाई r, अब यहां डायरेक्ट लिख रहा हूं L बाई A, 1 बाई r L बाई A 1000 बाई m। अब स्टूडेंट्स R की हम बात करें, R का यूनिट्स क्या हो जाएगा ओम, L का सेंटीमीटर, इसका सेंटीमीटर स्क्वायर, और आपको यहां फिर बता दें ये वॉल्यूम से मतलब रखता है, और जब इसको खत्म करेंगे तो सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं मोलैरिटी होता है मोल पर लीटर, उसे सेंटीमीटर क्यूब में बदलना है तो ऑटोमेटिक 1000 का यूज हो जाएगा। तो ये वॉल्यूम से संबंधित है सेंटीमीटर क्यूब, और यहां पे मोलैरिटी के लिए क्या लिख देंगे मोल। अब जो कैंसिल होगा आप बस याद रखना कि ये वॉल्यूम की बात कर रहा है, इसलिए हमने सेंटीमीटर क्यूब कर दिया, कट गया आपका। तो यहां मेरा लैम्डा m का जो यूनिट आया ओम ऊपर जाएगा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये किसका यूनिट हो गया लैम्डा m का। देख लीजिए एक बार स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं सेल कांस्टेंट की तरफ। समझते हैं सेल कांस्टेंट। देखिए ये तो बहुत आसान है, ये इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन हो गया। इसमें स्टूडेंट्स दो इलेक्ट्रोड हैं, ये हमारा दूसरा इलेक्ट्रोड हो गया, ध्यान दीजिएगा दोनों के बीच का दूरी L हो गया और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A हो गया। तो अगर आपसे बोला जाए सेल कांस्टेंट L बाई A होता है, सेल कांस्टेंट को किससे डिनोट करते हैं G स्टार से डिनोट करते हैं। तो बहुत सीधा सा डेफिनेशन, सेल स्थिरांक क्या होगा, दो इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी L, डिस्टेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स L, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन
का जो आप रेशो लीजिएगा वही क्या कहलाएगा, सेल कांस्टेंट जी स्टार। काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन इससे बनेंगे। अभी देखिए किसी सेल के दो समांतर इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, इसी को हमने बोला L, और इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A का अनुपात यानी L बाई A ही क्या कहलाता है, सेल स्थिरांक। इसको किससे डिनोट करेंगे, जी स्टार से डिनोट करेंगे। तो अब अगर ये तो हमें पता चल गया कि जी स्टार किसके बराबर है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल इलेक्ट्रोड वो किसके बराबर है, L के बराबर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A। अब कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन बताते हैं। जैसे आप देखिए हमें पता है K बराबर होता है 1/r L बाई A, ये होता है ना। तो अब आप ये बताइए यहां से K और ये 1/r हो जाएगा और L बाई A की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, जी स्टार। यानी जरूरत पड़ने पर जो K है आपका स्पेसिफिक कंडक्टेंस, विशिष्ट चालकता, और ये आपका क्या कहलाएगा, सेल कांस्टेंट, और ये किसको बता रहा है, रेजिस्टेंस को। यहां एक और बात मैं कह सकता हूं, क्योंकि एज 1/r किसके बराबर होता है, C के बराबर। 1/r किसके बराबर होता है, C के बराबर, कंडक्टेंस के बराबर। तो मैं कह सकता हूं K बराबर C मल्टीप्लाइड बाई जी स्टार, यानी कंडक्टेंस और सेल कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो किसके बराबर आ जाएगा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस के बराबर। ये कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस थे स्टूडेंट्स जो आपको आना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, आसानी से आप लोग कर लीजिएगा, उम्मीद है खुद भी कर सकते हैं, पर मैं खुद ही डिस्कस कर देता हूं। देखें, इफ द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ, यानी किसी अपघट्य के 0.8 मोलर, किसी अपघट्य के 0.8 मोलर विलयन का विशिष्ट प्रतिरोध, तो ध्यान दीजिए आपको विशिष्ट प्रतिरोध दिया है, यानी पहला नंबर ये समझने का जरूरत है ये किसका वैल्यू दे रहा है, रो का वैल्यू। रो का वैल्यू यूनिट से पहचान जाओ ना यार, 5 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -3 ओम सेंटीमीटर दे दिया, ठीक है। तो इसकी मोलर चालकता ज्ञात करें और साथ में आपको मोलरिटी का वैल्यू, मोलरता का मान, यानी ध्यान दीजिएगा बहुत इजी ये सब होता है, थ्योरी समझ लेने के बाद। मोलरिटी कितना दे रखा है, 0.8 मोलर। तो पहला काम आप कर सकते हैं, आप जानते हो K बराबर 1/रो होता है। मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला अभी आपको बताए, लैम्डा m K मल्टीप्लाइड बाय 1000/m। K की जगह आप रख दीजिए 1/रो 1000 बटा में m। अब यहां पे आप वैल्यूज को रख दीजिए, लैम्डा m, एक रो का वैल्यू 5 × 10 की पावर -3, ये आपका 1000 हो गया। m का वैल्यू कितना है मोलरिटी का स्टूडेंट्स, 0.8। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाएगा तो 10 की पावर 3 बटा में 5 हो जाएगा।
ये 1000 पहले से है और इसका पॉइंट हटाइएगा 10, नीचे क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। आप सॉल्व कर दीजिए 10 की पावर 3, 1000 को 10 की पावर 3 लिख सकते हैं, ऊपर 10 है, 8 का गुणा 5 में हो जाएगा 40, ये कट गया। 1/4 10 की पावर 3 और 3 कितना 6 हो जाएगा। ये आपका 0.25 10 की पावर 6। यूनिट आप जानते हैं, यूनिट आया था ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। फिर से पूरे कंसेप्ट को देख लीजिए। क्वेश्चन ने आपको रो का वैल्यू दे रखा है स्टूडेंट्स, रो बराबर 5 गुणे 10 की पावर -3, के बराबर 1/रो होता है, लेमडा एम बराबर के गुणे 1000/m, के का वैल्यू हमने रख दिया। सॉल्व करने लगे तो 10 की पावर 3 ऊपर, 1000 पहले से, 10 की पावर 6 हो जाएगा। 0.8 का पॉइंट हटाइएगा, ऊपर 10 हो गया, 8 का 5 में गुणा कैंसिल हो गया, तो 0.25 गुणे 10 की पावर 6 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब इसी प्रकार आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन हमने लिया है, न्यूमेरिकल देखिए बहुत बन सकते हैं, आगे हो भी जाएंगे। जैसे हम देखें 0.5 नॉर्मल, यानी यहां पे जो दिया है पहले उसको लिख लीजिए। नॉर्मेलिटी आपको दे दी गई 0.5 नॉर्मल, ये दे दिया। विलयन के 20 सेंटीमीटर दूरी पर एल का वैल्यू कितना दे दिया 20 सेंटीमीटर। प्लेटिनम के 2 इलेक्ट्रोड के मध्य जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए का वैल्यू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया। प्रतिरोध आर का वैल्यू 25 सेंटीमीटर 25 ओम दे दिया। तो विलयन की तुल्यांकी चालकता बताइए। बस आप ये बता दो, के बराबर अभी याद होगा 1/r L/A होता है ना। आइए अब सॉल्व कर देते हैं। लेमडा EQ के 1000/n होता है। सब वैल्यू को इसमें रख देते हैं बढ़िया से। लेमडा EQ के का मान 1/r, के का मान 1/r, यहां पे L/A हमने रख दिया 1000/n। सबके वैल्यूज को रख दीजिए। R का वैल्यू 25 आपको दिया था, L का वैल्यू 20 दिया था, A का वैल्यू 4 दिया था, ये 1000 है। नॉर्मेलिटी कितना दिया है 0.5। सॉल्व कर दीजिए। ये 5 बार में चला गया, ये 5 बार में चला गया, और उसी प्रकार ये भी 5 बार में चला जाएगा। तो अगर अब आप सॉल्व करेंगे तो ऊपर देख लीजिए 5 बार में, ऊपर आपका 1000 हो जाएगा और नीचे 2.5। तो इसका पॉइंट हटाइएगा तो एक 0 ऊपर बढ़ जाएगा, नीचे 25। तो 4 बार में, यानी आपका जो आंसर आएगा स्टूडेंट्स, आपका आंसर यहां पे आ जाएगा 400 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट। कंसेप्ट को देखिए, बहुत ज्यादा आपको सवाल विशेष कुछ नहीं मिलेगा, इससे अलग कुछ हो ही नहीं सकता स्टूडेंट्स। नॉर्मेलिटी आपको दे दिया, एल का वैल्यू आपको दे दिया, एरिया आपको दे दिया, रेजिस्टेंस आपको दे दिया। के बराबर 1/r मल्टीप्लाइड बाय L/A, इस फॉर्मूले में रखते गए इक्वेशन को सॉल्व कर दी। तो स्टूडेंट्स फाइनली देखें, अब ध्यान देना, जो लोग रेगुलर पढ़ रहे हो, जिन्हें बेनिफिट होता है स्टूडेंट्स,
चैनल को आपको शेयर जरूर करना है, अपने फ्रेंड के बीच में बताना है टाइमिंग के बारे में, पढ़ाने के तरीके के बारे में, और सबको मोटिवेट करना है कि कम से कम क्लासेस का बेनिफिट लें। तो लास्टली स्टूडेंट्स, जैसा कि हर लेक्चर के लास्ट में आप लोगों के लिए कुछ मोटिवेशनल सेंटेंसेस होते हैं, ताकि जब आप लेक्चर पढ़ लें, लेक्चर जब आप हमसे समझ लें, उसके बाद घर पे आप बैठें तो कुछ खुद से पढ़ने का मन करे। तो समझते हैं, मंजिलें उन्हें नहीं मिलती, ध्यान देना, मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं। यानी सिर्फ बैठे बैठे आप सोच में पड़ जाइए कि हम बहुत बड़े आदमी बन जाएं, सिर्फ ख्वाब देखिए तो मंजिल नहीं मिलेगी। मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि मंजिलें उन्हें मिलती हैं जो जिद पर अड़े होते हैं। यार कहीं तो अड़ना होगा ना, कहीं तो मेहनत करनी होगी। यानी डेफिनेटली अगर आप कुछ प्राप्त करना चाहते हो तो आपके अंदर उसको प्राप्त करने का जिद होना चाहिए, लगन होना चाहिए, जुनून होना चाहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।